अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर इशरत अज़ीज़। आज का जो लेक्चर आपके सामने मैं बताऊंगी आपको, नंबर 1 ये बीएस की ज़ूलॉजी के तमाम जो बुनियादी क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से ही शुरू होते हैं। नंबर 2 ये जो बायोलॉजी की डिमॉन्स्ट्रेशन है ये ना सिर्फ बीएस के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि बीएस के लोअर लेवल्स मैट्रिक एफएससी और बीएससी से आगे जो है बीएस के बाद जब हम एमएससी की तरफ जाते हैं, इवन के पीएचडी और जितने भी मुकाबले के इम्तिहानात होते हैं, इन सब के लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात जो आपको बताने की है वो ये है कि एनिमल किंगडम जो है वो क्या होती है। अगर हम एज अ ज़ूलॉजिस्ट देखें तो ज़ूलॉजी की बेस ही ये है कि एटलीस्ट हमें बेसिक क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए। तो एनिमल किंगडम हम जब डिवाइड करते हैं तो मेटाजोआ और प्रोटोजोआ इन दो मेन किंगडम्स में डिवाइड होगा। फिर इसकी ब्रांचेस मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, फिर यूमेटाजोआ, बाइलेट्रिया एंड रेडिएटा, फिर उसके बाद बाइलेट्रिया में हम प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया, और फिर जब हम मज़ीद प्रोटोस्टोमिया को डिवाइड करते हैं तो एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स और फिर सिलोमेट्स मज़ीद आगे जाके शीज़ोसिलिक और एंटेरोसिलिक ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें ये तो पता चल सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ूलॉजी, लेकिन ज़ूलॉजी का जो मेन थीम है व्हाई वी आर यूजिंग दीज टर्म्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये हमें नहीं पता चल सकता उस वक्त तक जब तक कि हम इसके मेन जो तह में ना जाएं। तो जो तह के क्वेश्चंस हैं उनको हल करने के लिए हमें वन बाय वन ईच एंड एवरी टर्म को समझना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटोजोआ क्यों कहा जाता है, कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, और मेटाजोआ की टर्म किन एनिमल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको समझने के लिए जब हम दो तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं, यूनिसेलुलर और दूसरी मल्टीसेलुलर, ठीक है, तो हमारे जहन में जो मेन बात आती है वो ये है कि यूनिसेलुलर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है वन, लेकिन जब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो ज़्यादातर ऐसे एनिमल्स जिसमें बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी मुख्तलिफ गोल्जी बॉडी है या माइटोकॉन्ड्रिया है, सो एंड सो ऑन, जो कुछ भी है, तो हमारे जहन में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का एक कंसेप्ट डेवलप होता है। अब अगर हम वापस जाके जब बात करते हैं तो जो प्रोटोजोआ है वो बेसिकली यूनिसेलुलर पे मुश्तमिल है, जबकि मेटाजोआ जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुश्तमिल है। तो मेन क्लासिफिकेशन की थीम जब हम यहाँ बात करते हैं तो वो आ जाता है नंबर ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप होता है कि इनको किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो इसकी बेसिस ये हैं ग्रेड्स। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ग्रेड्स क्या चीज़ है। तो ग्रेड्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेलुलर, सेल प्लस टिश्यू, ऑर्गन, फॉर ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर का मतलब ये है कि जहाँ पर सेल्स, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे मौजूद होते हैं लेकिन उसकी मज़ीद डिविजन्स मौजूद नहीं होती। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? अल्टीमेटली आपके जहन में एक ही फाइलम आएगा और वो क्या चीज़ है? पोरिफेरा, जहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स तो होते हैं लेकिन सेल्स की आगे डिवीजन, लेबर ऑफ डिवीजन जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होती। और डिवीजन ऑफ लेबर जब हम बात करते हैं तो उसमें मज़ीद आगे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे चलते हैं तो सेल प्लस टिश्यू की बात आती है। तो सेल प्लस टिश्यू में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है बात सेल एंड ट्रेट्स की। ठीक है, जहाँ पे सेल्स भी मौजूद होते हैं, टिश्यू की फॉर्म में जम्बलिंग होना शुरू हो चुकी होती है, लेकिन बाकायदा जो है हम टिश्यू प्लस ऑर्गन की जब सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स की। और बाकायदा ऑर्गन्स जब हम इसकी डिवीजन ऑफ लेबर बाकायदा जब हम शुरू करते हैं तो ये ग्रेड किस चीज़ में आ जाता है? ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे हमें नज़र आता है? वो हमें नज़र आता है एस्केलमेंथेस में। और इससे आगे जितने भी हम चाहे कॉर्डेट्स तक चले जाएं
ये सारों में जो है बाकायदा हमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद मिलेगा। तो बात क्या हो रही है कि जब हम बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और मल्टी सेलुलर से आगे की बात करते हैं तो यहाँ ग्रेडिंग आ जाती है। ग्रेडिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू पे होती है? सेलुलर, सेल प्लस टिश्यू, टिश्यू प्लस ऑर्गन और एंड ऑर्गन सिस्टम फुली। तो वो फुली डेवलपमेंट जब एवोल्यूशनरी स्टेजेस में हम आगे की तरफ जाते हैं तो इस तरह से हम बेसिक क्लासिफिकेशन को कवर करते हैं। तो मीजोजोआ वो एनिमल्स जो कि बेसिकली प्रिमिटिव लेवल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 स्पीशीज़ हैं जो कि मीजोजोआ को कवर करती हैं, और पैराजोआ जहाँ पे फिर हम जो है यूज़ करते हैं पोरिफ्रा। ठीक है, पोरिफ्रा यहाँ पे सेलुलर नंबर ऑफ सेल्स तो मौजूद होते हैं लेकिन उनकी मज़ीद आगे जो है डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो चुकी होती। लेकिन जब हम यूमेटाजोआ की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर हमें आगे की तरफ एवोल्यूशनरी स्टेप्स नज़र आते हैं। अब यहाँ पे दो और टर्म्स आपके सामने आ गई हैं। वो टर्म्स आपको क्या बताती हैं? एक बताती है रेडिएटा, दूसरा कहती है बाइलेटरेलिया। तो बाइलेटरेलिया जो है वो हम किस चीज़ को कहते हैं, रेडिएटा हम किस चीज़ को कहते हैं, ये आपने ज़ूलॉजी की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये बहुत बेसिक लेवल पे आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इसको समझने के लिए जो मेन आपके सामने थीम आ रही है वो है सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिस्म, उसकी बॉडी, उसका किस तरह से हम उसकी मज़ीद डिवीज़न कर सकते हैं। तो हमारे पास इस सिमेट्री के लिहाज से मज़ीद 3 टर्म्स आ जाती हैं: सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। अब एसिमेट्री में किस किस्म के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं? आपके सामने अमीबा की एग्जांपल है। अमीबा जो है उसको हम नहीं कह सकते कि वो एक वक्त में ऐसे नज़र आता है, दूसरे वक्त में वो आपको ऐसे नज़र आएगा, तो हम इसको सिमेट्रिकल इसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ सकते, तो इसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। और जब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, तो उसमें आपके सामने अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इस तरह का ऑर्गेनिज्म जिसको आप उसके एक्सेस के प्लेन पे, एक्सेस और प्लेन, ठीक है, यानी जब हम अपना एक्सेस डिफाइन करते हैं और उसी प्लेन में अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करें और वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हम उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और ये बायलैटरल सिमेट्री आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, एवोल्यूशनरी हाई ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। लेकिन रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि एवोल्यूशनरी हाई ऑर्गेनिजम्स में जब हम कहते हैं कि बायलैटरल सिमेट्री है तो इक्वाइनोडर्म्स को हम कहाँ रखेंगे? इक्वाइनोडर्म्स की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें बायलैटरल सिमेट्री ही मौजूद होती है। लेकिन जब हम हर स्टेजेस की बात करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि स्टारफिश की, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होगा कि हम उसको चाहे इधर से कट करें चाहे इधर से कट करें तो ये इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। सेम यही कुछ सेल एंड ट्रेट्स में है कि अगर हम हाइड्रा के एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रा को चाहे हम इधर से कट करें, इधर से कट करें, इधर से कट करें, इधर से कट करें, तो जहाँ से भी हम कट करेंगे उसके इक्वल पार्ट्स ही होंगे, तो इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री की बेस पे फिर हम जब दोबारा इस चार्ट को देखेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो रेडियल सिमेट्री है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम हर प्लेन में काट सकते हैं उसके एक्सेस के लिहाज से, जबकि बायलैटरल में एक्सेस और प्लेन जो है वो इक्वल लेवल पे रहेंगे और हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। तो रेडियल सिमेट्री में हम जब रखते हैं फाइलम तो यहाँ हमारे पास सेल एंड ट्रेट्स आ जाते हैं, सेल एंड ट्रेटा फिर हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अब आपको बड़े ही आसानी से ये थीम समझ आ रही होगी कि सबसे पहले प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ को अलग करने के बाद जो बाकी डिवीज़न है मेटाजोआ की, वहाँ पे किस तरह से सेलुलर डिवीज़न होती है, नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे हम आसानी से प्रेफरा को पैराजोआ के लिहाज से बता सकते हैं। फिर मज़ीद आगे जब हम उनकी ग्रेडिंग की बात करते हैं तो ग्रेडिंग में हमें सेलुलर लेवल पे नज़र आ जाता है। फिर हम जब सिमेट्री की बात करते हैं तो रेडिएटा और बायलैटरिया भी हमें आसानी से समझ आ जाती है। तो इसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने आ रही हैं, वो कौन कौन सी है? वो है प्रोटोसोमिया और ड्यूट्रोसोमिया। अब ये कौन सी टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं? तो अब जब हम प्रोटोसोमिया और ड्यूट्रोसोमिया की बात करते हैं
तो यहाँ पे हमें एक और नई टर्म नज़र आएगी और ये टर्म है एम्ब्रियोजेनी। अब एम्ब्रियोजेनी क्या होती है? जब हम एम्ब्रियो के लेवल पे हम समझते हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ को, जस्ट फॉर एग्जांपल हम ब्लास्टूला की बात करते हैं, ब्लास्टोपोर की बात करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो जहाँ पे आपको ब्लास्टोपोर नज़र आ रहा है, ये बाज़ एनिमल्स में माउथ बनाता है जबकि बाज़ में ये एनस बनाता है। तो इसकी बुनियाद पे जिन एनिमल में ये माउथ बनाता है उसको हम कहते हैं प्रोटोसोमिया और जिनमें ये एनस बनाता है उसको कहते हैं ड्यूट्रोसोमिया। तो आप ये देख रहे हैं ड्यूट्रोसोमिया जो है मज़ीद आगे एवोल्यूशनरी स्टेजेस में आगे जा रहा है, जबकि प्रोटोसोमिया को हम मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं सेलोम के लिहाज से। अब सेलोम क्या है और उसकी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन कैसे होती है? तो ये एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट, तीन लिहाज से फिर हम मज़ीद ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी डिविजन्स आती हैं? एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। अब ये क्या होता है और इसकी बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसको हम मज़ीद समझते हैं। जब हम सेलोम की बात करते हैं तो हमारे सामने दो मेन बातें आती हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और बॉडी वॉल है। अगर हम इसके लिहाज से लेयर्स देखें तो हमारे सामने ये आ जाता है कि ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है। अब हम जब बात करते हैं एसिलोमेट की तो उसके बाद हमारे पास सूडोसिलुम की टर्म आती है और फिर नेक्स्ट टर्म आ जाती है ट्रू सेलुम की। इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इसका क्लासिफिकेशन से क्या ताल्लुक है और इसका जो है ये मुख्तलिफ जो एक्टोडर्म एंडोडर्म है इनसे क्या ताल्लुक है, वो बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है क्लासिफिकेशन को। किस तरह से एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान अगर पैरेनकाइमेटस सेल्स मौजूद हैं जो कि ये सारे एरिया को कवर करते हैं, टोटली को ये अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, ये पैरेनकाइमेटस सेल, तो फिर ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं एसिलोमेट, कि यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है। और ये कहाँ हमें मिलता है? ये हमें मिलता है प्लेटीहेलमिन्थस में। ठीक है, जब हम बात करते हैं सूडोसेलुम की तो उस वक्त हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ आ जाती है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म इसके दरमियान जो है हमारे पास मीजोडर्म मौजूद नहीं होती। ओके, तो मीजोडर्म जब मौजूद नहीं होती तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास सूडोसेलुम है। सूडोसेलुम हमें कहाँ मिलता है? ये ज़्यादातर हमें एस्केल्मेंथिस में मिलता है। ठीक है, और जब हम ट्रू सेलुम की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के अलावा हमारे पास मीजोडर्म भी मौजूद है। यानी कि पूरे 3 लेयर्स मौजूद हैं, तो हम इसको कहते हैं ट्रू सेलुम। और ट्रू सेलुम जो है फिर वो हमारे पास एवोल्यूशनरी हाई ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। तो अगर हम दोबारा थोड़े से पीछे से जाके बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट में जब डिवीजन आती है तो हमने अभी क्या पढ़ा कि एसिलोमेट में कौन आ जाते हैं? प्लेटीहेलमिन्थ्स। और सूडोसिलुम में कौन आ जाते हैं? एस्केल्मेंथस। और फिर उसके बाद सिलोमेट। अब सिलोमेट में हमारे सामने मज़ीद डिविजन्स आ जाती हैं और वो आ जाता है शाइजोसिलिक और फिर जो है इंटेरोसिलिक। ये मेन डिविजन्स जो है ये हमें क्या बताती हैं कि हम एवोल्यूशनरी हाई पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। ओरिजिन ऑफ द सेलूम, हम इसके लिहाज से क्या बात करते हैं कि यहाँ पर जब ओरिजिन हो रहा होता है सेलूम का, अगर यहाँ पे सेल्स तीनों सिलिक सेल मौजूद हैं और उससे अगर हम ओरिजिन होता है
तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये ओरिजिनेट करके इस तरह से यहाँ पे मज़ीद आगे जो है लेयरिंग करेंगे। तो इस तरह की लेयरिंग जो है वो ज़्यादातर मौजूद किस चीज़ में होती है? ये हमारे पास आ जाता है एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क्स में। जबकि अगर हम देखते हैं कि कोरियन जो है वो मज़ाते ख़ुद जो है डिवीज़न में इस तरह से कन्वोल्यूटेड होके और डिवीज़न में काम आती है, बजाय इसके कि इसमें टिनोप्लाज्मिक सेल्स मौजूद हों। तो फिर हम इस डिवीज़न के लिहाज से जब इसको यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं जो एकाइनोडर्म्स हैं और कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। तो ओरिजिन ऑफ सेलूम की बुनियाद पे भी हम मज़ीद आगे डिविजन्स करते हैं। तो इसके लिहाज से जब हम डिवाइड किया तो जहाँ पे हमारे पास शेज़ोसिलिक में कौन से आ गए, जिसमें आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स और मोलस्क्स। जबकि हमारे पास इंटेरोसिलिक सिलोमेटिक में ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं एकाइनोडर्मेट्स से लेकर से फिर हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, तो जितने भी हायर हैं फिर वो उस लिहाज से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये मेन क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि हम किस तरह यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बेस पे प्रोटोजोन्स को अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद हम मेटाजोआ को जब हम मज़ीद आगे डिविजन्स करते हैं तो हम ग्रेडिंग की बुनियाद पे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स, और फिर उसके बाद जो ग्रेडिंग है सेल, टिश्यू, ऑर्गन लेवल पे, तो हम प्रेफरा को आसानी से पैराजोआ में हम क्लासिफाई कर देते हैं। फिर जब हम आ जाते हैं बायलेट्रिया और रेडिएटा के लिहाज से, तो हमें सिलेंट्रेट्स को आसानी के साथ हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते जाते हैं। फिर हम आगे जब जाते हैं प्रोटोसोमिया और ड्यूटोसोमिया के लिहाज से, और फिर हम सिलोमेट्स की तरफ जाते हैं, तो एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट की क्लासिफिकेशन आसानी से कर देते हैं। और फिर प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केलहेल्मिन्थ्स और सिलोमेट्स हम आसानी से डिफ़ाइन कर देते हैं। सिलोमेट के बाद जब हम मज़ीद आगे उनकी डिविजन्स करते हैं तो आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और मोलस्क की बेसिक क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है वो हमें समझ आ जाती है। और इसी तरह जब एवोल्यूशनरी हाई फाइलम्स की तरफ जाते हैं और मज़ीद आगे एनिमल्स को हम डिस्क्राइब करते हैं इन रिलेशन टू क्लासिफिकेशन, तो फिर हम इसको अकाइनोडर्मेट्स को और हेमिकॉर्डेट्स को और कॉर्डेट्स को मज़ीद आगे की तरफ क्लासिफाई करते चले जाते हैं। तो ये सारी क्लासिफिकेशन जब हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो एक आखिर में एक और पॉइंट है जो कि हमें बहुत नज़र आता है मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स में, लेकिन हम उसको उसकी बेस नहीं समझ सकते कि वो क्या बेस है, और वो चीज़ है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में नज़र आती है, एक हमें आर्थ्रोपोडा में और दूसरा हमें आ जाता है एनालिडा में। लेकिन हम ये कैसे क्लासिफाई करें, ये कैसे समझें कि जो दोनों में सेगमेंटेशन है वो क्या है? तो जो आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेशन है वो जो है वो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होती है, वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होती, यानी उसमें सेगमेंट्स जो हैं बस सुपरफिशियली अरेंज होते हैं। जबकि एनालिड्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, ट्रू सेगमेंटेशन होती है, और उसमें आप ये देखते हैं कि ना सिर्फ सुपरफिशियल बल्कि ये ट्रूली अंदर तक ये सेगमेंटेशन जाती है, जिसको हम ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। और इसकी बेस पे हम एनालिड्स को और आर्थ्रोपोड्स को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।